Hello everyone. Today we will learn the critical section problem. Before discussing the critical section problem, first we will discuss process synchronization. Process synchronization basically क्या होता है कि किस तरह से प्रोसेस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं when they are sharing their data. Sharing data means हर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होने में मे बी वो किसी और प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो और इट मे पॉसिबल कि कोई भी प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. दो तरह की प्रोसेसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास. एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस. इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का मीनिंग ये होता है कि एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का किसी दूसरी प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. इट मीन्स दोनों के बीच में कुछ भी शेयरिंग नहीं है, कोई शेयर्ड वेरिएबल नहीं है. शेयरिंग मीन्स कोई शेयर्ड वेरिएबल, शेयर्ड कोड या कोई भी शेयर्ड इंस्ट्रक्शन या शेयर्ड फाइल, उन दोनों में कुछ भी शेयर नहीं हो रहा. द प्रोसेसेस आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो किसी एक के एग्जीक्यूशन से किसी दूसरे प्रोसेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस. नेक्स्ट होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस. कोऑपरेटिंग प्रोसेस ये होती है कि जिसमें एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का दूसरी प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ता है. इफेक्ट तब होता है जब प्रोसेसेस के बीच में कुछ भी शेयर हो रहा है. शेयर मीन्स अगर उनके पास सिंपल कोई भी एक वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है तो दोनों प्रोसेस शेयर कर रही हैं उसको. अगर एक प्रोसेस उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही है तो दूसरी प्रोसेस पर भी उस शेयर्ड वेरिएबल में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं. तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस आपस में कोऑपरेशन में और शेयरिंग में वर्क कर रहे हैं. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेन टास्क जो होता है प्रोसेसेस के बीच में जो भी शेयरिंग हो रही है या जो भी प्रोसेस आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं वो किस तरह से डाटा शेयर करें सो दैट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इसलिए हमें मेंटेन रखनी है ताकि सिस्टम में जो भी आउटपुट आगा प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन होने के बाद वो एक प्रॉपर आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है 5 और हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2. P1 में हमारे पास इस तरह से देखिए T0 ट्रांजेक्शन है, देन T1 है, उसके बाद ये स्लीप मोड में जा रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए आप, काउंट की वैल्यू है 5, तो जब T0 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो X की वैल्यू है 5 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू X में इनिशियलाइज हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, X इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. यहाँ पे ध्यान से देखिए, काउंट की वैल्यू इनिशियली 5 थी लेकिन T1 के बाद X की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई. काउंट अभी भी 5 पर है लेकिन X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पर है स्लीप इंस्ट्रक्शन. स्लीप का मतलब ये है कि यहाँ से ट्रांजेक्शन P2 के पास सिस्टम ट्रांसफर हो जाएगा. P2 में जाने के बाद Y की वैल्यू इज इक्वल टू काउंट है, काउंट इज इक्वल टू कितना था 5, तो Y की वैल्यू कितनी होगी 5. इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जिसमें Y इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. अभी Y की वैल्यू 5 थी लेकिन Y 1 से कम होने के बाद Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. सिस्टम स्लीप पे चला गया, यानी कि P2 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पीसीबी में स्टोर होने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल T4 पे. T4 में क्या है, काउंट इज इक्वल टू X, यानी कि काउंट इज इक्वल टू क्या है, जितनी X की वैल्यू है. X की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी हुई थी 6, तो काउंट कितना हो गया 6. इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो प्रोसेसर P2 के पास चला जाएगा. पीसीबी से स्टेटस पिक होने के बाद T5 में उसे दिखेगा काउंट की वैल्यू कितनी है, जितनी Y की वैल्यू है, और Y की वैल्यू कितनी हुई थी 4. अब आप इस पूरी प्रोसेस में देखिए P1 और P2 दोनों के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी इंस्ट्रक्शन T0, T1, T2, T3, T4, T5 इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुई है. T4 के एग्जीक्यूट होने के बाद काउंट की वैल्यू हो जाती है 6, इनिशियली कितनी थी 5. T5 के एग्जीक्यूट होने के बाद काउंट की वैल्यू हो जाती है 4, इनिशियली कितनी थी 5. तो आप इसी एक सेट में ही देखिए, काउंट की वैल्यू 5, 5 से 6, 6 से 4, जबकि अगर इस पूरे सेट में देखा जाए तो एक बार काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक बार काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाती है इंस्ट्रक्शन तो काउंट अगर 5 एक बार इंक्रीज होता है तो 6 पे जाता है
और अगर एक बार डिक्रीज हो जाता तो वापस 5 पे आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, पहले काउंट 6 हो रहा है फिर काउंट 5 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसेस आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन सिंक्रोनाइज्ड वे। अगर प्रोसेस की इस एग्जीक्यूशन में सीक्वेंस को अगर हम चेंज करें तो एक डिफरेंट आउटपुट फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का मीनिंग यही है कि प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन, कनकरेंट एग्जीक्यूशन जो प्रोसेसेस की हो रही है वो इस ऑर्डर में नहीं है, उनका सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑर्डर उस तरह नहीं है कि एक प्रॉपरली आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। इसे हम कहते हैं रेस कंडीशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मेजर प्रॉब्लम रेस कंडीशन की है हमारे पास। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन। जनरली क्रिटिकल सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, बेसिकली देखिए आप, क्रिटिकल सेक्शन को अगर हम समझना चाहें तो एक आप बॉक्स की तरह समझिए कि उस बॉक्स के अंदर कुछ शेयर्ड वेरिएबल है। अब दो प्रोसेसेस हैं, P1 और P2 एंटर करते हैं, दोनों को ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वो बॉक्स है जिसमें शेयर्ड वेरिएबल है और P1 P2 दोनों ही उस वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं, उन दोनों प्रोसेसेस के पास वो वेरिएबल यूज हो रहा है। अब P1 भी उस वेरिएबल को यूज करना चाहती है और P2 प्रोसेस भी उस वेरिएबल को यूज करना चाहती है। इट मीन्स P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, बिकॉज वो शेयर्ड वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया है जहां पर शेयर्ड वेरिएबल्स या शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक टाइम पर एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। अगर हम एक से ज्यादा प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने देते हैं तो दोनों ही प्रोसेस उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में ही देखा कि एक वेरिएबल काउंट है, उसी को ही प्रोसेस P1 यूज कर रही है, उसको प्रोसेस P2 यूज कर रही है, बट दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से वो शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू रॉन्ग प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पर एक प्रोसेस को एंटर करने देते हैं और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है या वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाती है तो हम दूसरी प्रोसेस को अलाउ करते हैं एंटर करने के लिए, तो प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रह सकती है और शेयर्ड वेरिएबल का जो एक्सेस है वो प्रॉपर हो सकता है। तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे शेयर्ड वेरिएबल्स और शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जिसने प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट करना है। अब एक से ज्यादा प्रोसेस भी उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना चाहती हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एक एक करके ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे तो प्रोसेस सिंक्रोनाइज वे में कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्रिटिकल सेक्शन को किस तरह से बनाना है और क्रिटिकल सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बताया हुआ है। क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास बेसिकली कोड्स होता है। फर्स्ट होता है एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन का मतलब ये होता है जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है उसे एक एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एंट्री सेक्शन का कोड मतलब ये होता है कुछ लाइंस होती हैं, कुछ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर वो प्रोसेस उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर जाती है तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर कर सकती है, लेकिन अगर वो कोड को सेटिस्फाई नहीं करती तो प्रोसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। जो भी प्रोसेस उस एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कर जाएगी सक्सेसफुली वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। ओके, क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेस एंटर करेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में शेयर वेरिएबल को यूज भी करेगी, उसके बाद वो प्रोसेस एग्जिट सेक्शन में चली जाएगी। एग्जिट सेक्शन या लीव सेक्शन, यानी कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुई उसने अपना टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन में जाएगी। थर्ड सेक्शन होता है रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन होता है जो कोड एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के बाद एग्जीक्यूट होता है किसी प्रोसेस का, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा इन्हीं सब के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट एक प्रोसेस को एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद एग्जिट सेक्शन है, फिर रिमाइंडर सेक्शन है। ओके, नाउ हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्रिटिकल सेक्शन का बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है। व्हाइल ट्रू, एंट्री सेक्शन, जो प्रोसेस एंट्री सेक्शन का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी वो इसमें एंटर नहीं करेगी। अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट शेयर्ड वेरिएबल यूज कर लेगी वो एग्जिट सेक्शन में चली जाएगी। एग्जिट सेक्शन के बाहर नॉन क्रिटिकल सेक्शन है हमारे पास और इसके बाद हमारे पास आता है रिमाइंडर सेक्शन। अब
बात ये कि एंट्री सेक्शन क्या होता है हमारे पास, इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी, उसमें बताऊंगी आपको कि एंट्री सेक्शन का कोड कैसे लिखा जाता है, किस तरह से कोड एग्जीक्यूट करती है प्रोसेस, और जो प्रोसेस उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेगी वही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्री सेक्शन का कोड भी बताऊंगी कि किस तरह से इसे राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल सेक्शन में कौन सी प्रोसेस एंटर करे, किस तरह से एंटर करे, उसके लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है। देखिए, फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है प्रोग्रेस, थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती है, कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूजन में वर्क कर रही है। अगर प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम रहेगी और प्रोसेस सिंक्रोनाइज कभी भी नहीं होगी। सो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स only one process is allowed to enter into critical section at a time. ओके, सेकंड हमारे पास आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल सेक्शन को एम्प्टी रखना और अगर कोई और प्रोसेस उसमें एंटर करना चाहती है तो हमें उसको एंटर करने देना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस और एंटर नहीं कर रही है तो हम क्रिटिकल सेक्शन में उसे एंटर ना करने दें और क्रिटिकल सेक्शन हमारा एम्प्टी रहे। क्रिटिकल सेक्शन में हमें प्रोग्रेस मेंटेन करके रखनी है। इफ ओनली वन प्रोसेस वांट्स टू एंटर इट शुड बी एबल टू। इफ 2 और मोर प्रोसेस वांट टू एंटर ओनली वन ऑफ देम शुड सक्सीड। अगर 2 या 2 से ज्यादा एंटर करना चाहती है तो एक को एंटर करने देना चाहिए, और अगर एक प्रोसेस एंटर करना चाहती है तो वो तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। इट मीन्स प्रोग्रेस मेंटेन रहनी चाहिए। किसी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के बीच में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो किसी और प्रोसेस को एंटर ही ना करने दे। ओके, थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास बाउंडेड वेटिंग। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसमें थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि एक बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए प्रोसेसेस के ऊपर कि वो जब भी रिक्वेस्ट करे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए तो उसकी रिक्वेस्ट को कब ग्रांट किया जाए। एक बाउंडेड वेटिंग देनी चाहिए, उसे इनडेफिनिट वेटिंग नहीं करानी है। अगर सपोज P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और P2 एंटर करना चाहती है, P1 बाहर आ जाती है लेकिन P2 फिर एंटर करने के लिए रिक्वेस्ट करे, लेकिन फिर P1 एंटर कर जाती है, P2 फिर रह जाती है, तो ऐसा इनडेफिनिट वेटिंग नहीं होनी चाहिए P2 के लिए। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक बाउंडेड वेटिंग के बाद, बाउंडेड वेटिंग मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अनदर प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन में आने का टाइम देना चाहिए, सो दैट सभी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में टाइमली एग्जीक्यूट कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और क्रिटिकल सेक्शन का क्या मीनिंग है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा टॉपिक, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी आपको सेमाफोर्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से एक तो एंट्री सेक्शन में हमने कोड लिखना है सो दैट हमारी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और क्रिटिकल सेक्शन क्लियरली समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, सो दैट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमाफोर के बारे में क्लियरली बता सकूं कि सेमाफोर की कोडिंग किस तरह से करनी है और सेमाफोर में प्रोसेसेस की सिंक्रोनाइजेशन कैसे मेंटेन की जाती है। थैंक यू।